उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर का 13वां प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो जीएस वाले पोर्शन में 40 क्वेश्चन आपको पता होगा कि पूछा जाएगा और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, टोटल 120 क्वेश्चन का जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा होगा। तो हम लोग जीएस वाले पेपर का ही 13वां प्रैक्टिस सेट आज हल करने वाले हैं। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। यदि अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। साथ में आप एलटी ग्रेड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, उसे भी आप लोग देखते रहें। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और यहाँ पे जो उत्तर सही होगा बी ऑप्शन कि देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये भी सवाल पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम, तो ये कुल 8 राज्य हो गए आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन की देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा सवाल है, शिवालिक का विस्तार पूछा गया है किनके मध्य है। तो शिवालिक का जो विस्तार है ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवालिक का विस्तार ये देखा जाए तो सिंधु नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका नदी नहीं पूछा गया है, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति एक खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। मलक्का, हॉर्मुज, बाब अल मंदेब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका सी ऑप्शन बाब अल मंदेब जल संधि, ये हिंद महासागर तथा लाल सागर को ये जोड़ती है। मलक्का जल संधि यदि पूछा है किनको जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि जो है ये आपका हिंद महासागर में अंडमान सागर को, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है। प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन सागर को ये जोड़ती है। तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को भी ये जोड़ता है, अरब सागर को भी, हॉर्मुज जल संधि। तो यहाँ पे आपका पूछा गया हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब जल संधि, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, रंग राजन समिति का संबंध किससे है। तो रंग राजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन करना होगा तो उसके प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आकलन किया जा सकता है। अगला सवाल है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है।
या किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है भारतीय स्टॉक बाजार? तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है भारतीय स्टॉक मार्केट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? तो ये भारत में पहली बार 2005 में लागू हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ग्रीन मफलर हमेशा पूछा जाता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर सभी से। तो इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से कौन सा है? राजाजी है, गिर उद्यान है या फिर पेंच उद्यान है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है, गुजरात में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और पेंच उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है और एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? तो लागू किया गया था 1988 में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नई वन नीति जो लागू की गई थी 1988 में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो इनमें से सम्मिलित झील नहीं है वो ग्रेट बैरियर है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपीरियर, ईरी और मिशिगन ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ग्रेट बैरियर ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देना हो तो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो दिया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773 का था। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा दिया गया, लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है आपका। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला केवल करेक्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था ये पूछा गया है। तो था 41वां संविधान संशोधन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष से कितना किया गया था? तो 62 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शून्यकाल के संदर्भ में पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया ये भारत की देन है। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, यह 1962 ईस्वी से जारी है, ये भी आपका सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इनमें से सभी कथन क्या हैं? सही हैं, सत्य हैं।
तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो जो नए सदस्य चुन करके आते हैं लोकसभा के, उनको शपथ दिलाने का वो काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया जाता है जो संसद सदस्य के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से आपको देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 20वां प्रश्न है। तो पहला जो दिया गया, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी आपका करेक्ट है। और डी ऑप्शन दिया गया, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। तो क्षमा दान की शक्ति 72 में है, ना कि 76 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का वर्णन कहाँ पे है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो भारत में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। अंतिम 4 भाषा जो जोड़ी गई थी वो है आपका बोडो। पूछा भी जाता है अंतिम 4 भाषा कौन सी है जो शामिल हुआ था? बोडो है, डोंगरी है, बोडो डोंगरी, मैथिली है, मैथिली और संथाली। तो ये अंतिम 4 भाषा जो शामिल किया गया था वो ये 4 भाषाएं हैं, इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो किस अनुसूची में इनका वर्णन है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? उग्र, वज्रपति, रूपस या फिर रत्नी? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका ये ऑप्शन उग्र। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे? तो उग्र करते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? दूसरा पूछा गया, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी हुए 24वें। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया, द्वितीय क्रम पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन, अजितनाथ। ये दूसरे तीर्थंकर थे। जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो ऋषभ देव थे, पहले ऋषभ देव थे। और जो यहाँ पे संभवनाथ दिया गया है ये तीसरे थे। संभवनाथ ये तीसरे तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी को नेमिनाथ बोला जाता है। नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी का नेमिनाथ को अरिष्ट नेमी भी बोला जाता था। और ये 22वें तीर्थंकर हैं। कौन से? तो ये 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी। तो यहाँ पे द्वितीय क्रम के जो तीर्थंकर हैं वो हैं अजितनाथ। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम याद रखिएगा पूछा था 24वें, तो महावीर स्वामी हैं। अगला सवाल देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म पूछा गया, इनके विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठे शिलालेख में दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें वनारोपण, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए वनारोपण इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खनन कार्य पर रोक ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है उतना। वन्य जंतुओं का संरक्षण,
प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना, लेकिन वनारोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ से पूछा था, इसके संस्थापक पूछा जाता है कौन है? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो ये फारस का था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो हरमदल से अकबर ने पूर्णतः 1562 ईस्वी में मुक्त किया था। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। और अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था। तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त किया था किस सन में? 1563 ईस्वी में। और एक और पूछा जाता है, जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया? जजिया कर, तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। तो यहाँ पे अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब किया? 1562 ईस्वी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्स-ला-सैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो नेताजी सबसे पहले किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? एडोल्फ हिटलर ने बोला था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें आप देखेंगे सत्य कथन पूछा गया। तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन हुआ था। सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग का गठन हुआ था। ये भी आपका करेक्ट है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग का गठन हुआ था। ये भी करेक्ट है। तो इनमें से सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। ए का हो जाएगा यहाँ पे पहला। ए का हो जाएगा पहला। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पराली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एग्रोनॉमी कहलाता है। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पैलियोबॉटनी कहलाता है। तो सी का होगा तीसरा। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो डी का यहाँ पे चौथा, यानी कि 1 2 3 4। 1 2 3 4 आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 1 2 3 4 जो है यहाँ पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है आपका। अगला प्रश्न है, आर.एच. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आर.एच. व्हिटकर के द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? 38वां प्रश्न है ये, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस बोला जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, आर्जिमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा या धनिया के बीज। यहाँ पे जो करेक्ट होगा ये ऑप्शन, आर्जिमोन के बीज को सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम सवाल है आज का, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से।
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, जिसको बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका नाम है थायमिन। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन। तो यहाँ पे किलोसिस रोग पूछा गया है, विटामिन B2 की कमी से होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका आज के मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का ये 13वां मॉडल पेपर था, या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप। तो इसके पहले यदि अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो उन सबको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। LT ग्रेड का भी 55 मॉडल पेपर अपलोड किया गया है। तो यदि अभी तक LT ग्रेड का भी मॉडल पेपर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। परीक्षा से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराए गए हैं उसमें भी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।